महीने पहले। अभी आए पहले, वो क्या मोमेंट था? एक्चुअली मेरा 1.5 साल हो गया ये बैक इंजरी का। हाँ। तो ये मतलब ठीक नहीं होने पे आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, लाइक मेंटली एज वेल एंड फिजिकली एज वेल। सो एक पॉइंट मतलब मेरा इतना बुरा आ गया था, मतलब इतना गंदा आ गया था कि मैंने तो कहा था कि मैं नहीं कर रही गेम, कि मैंने मतलब इतना सेक्रीफाइस कर दिया इस गेम के लिए, गेम मुझे कुछ दे नहीं रही है, तो मैं अब क्या करूं। सुनाता आया ऐसे कि तुम शायद सिलेक्ट हो गई हो कजाकिस्तान के लिए। मैंने कहा चल ऐसे क्या होता है, नहीं होता, मैंने माना नहीं। तो वो एक्चुअल में जब हुआ, मुझे पूरी लिस्ट आई, मेरा कि नाम था, उसके बाद मुझे हुआ कि क्या पता कि यूनिवर्स कोई मतलब साइन दे रहा हो। तो मैंने तो उसी के ऊपर डाल दिया कि यूनिवर्स ने साइन दिया है भी, अब तो करना ही पड़ेगा, क्या पता कुछ अच्छा आ जाए आगे, मतलब कुछ। Hello everyone, my name is Rotaktak Garkosla and I'll be your host today. You are listening to Frequency 3080, a podcast that takes you on a journey to the unknown. तो आज की कहानी यूँ शुरू होती है शहर पटियाला से। एक लड़की जो सिर्फ ट्रेनिंग करने आती थी और शुरुआत में अपने सिर्फ दोस्तों के साथ खेलती थी, ट्रेन करती थी, पर पहले ये तस्वीर काफ़ी धुंधली थी। तो इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत अपने स्पोर्ट में डाली, और ये सपना तब पूरा हुआ जब वो पिछले साल कजाकिस्तान जैसे देश में जाके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन में सिल्वर मेडल लिया उसने। टुडे वी हैव एन इनक्रेडिबल गेस्ट हुज जर्नी इज सो इंस्पिरेशनल, जिससे आप खुद ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करना चाहेंगे। टुडे वी हैव द इनक्रेडिबल इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट Krishika Joshi with us. Good morning, everybody. This is Rotaktak Garkosla and you are listening to Frequency 3080. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिसने हमारा कॉलेज का नहीं, हमारे पूरे देश का नाम रोशन करा है। द वन एंड ओनली इंटरनेशनल लेवल सिल्वर मेडलिस्ट Krishika Joshi. Hi Krishika, how are you? Hi, I'm good. How are you? I am great Krishika. How was your day been? It's been good. बस यहाँ तक आते आते काफी नर्वसनेस थी, बट यहाँ पर आके थोड़ा शांत हो रहा है। तो कृषिका, जैसे हम बताएं, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो एंडलेस है, हम उसमें कोई भी कुछ ऐड नहीं कर सकते। हमारा पॉडकास्ट में भी आप आए, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी जो शूटिंग की जर्नी है वो कौन सी एज से शुरू करी थी? एक्चुअली माई फादर ओन्स अ शूटिंग अकेडमी। राइट। तो बचपन से ही मतलब कह सकते हैं ना कि बंदूकों से खेलती आई हूँ, वो वाली बात थी मेरे साथ। सो आई वॉज लाइक 7-8 years old। मैं तब से मतलब पिस्टल उठा के कभी लगा दिया, राइफल उठा ली, कर लिया। बट ऑफिशियली मैंने स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 12। मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, और मेरा फर्स्ट नेशनल मैंने खेली थी व्हेन आई वाज 13 years old। राइट जी। तो जब मैं 13 साल की थी, आई स्टार्टेड विद माई स्कूल गेम्स। स्कूल गेम्स एक फेडरेशन होती है, SGFIS। तो मैंने उससे स्टार्ट किया। मेरा नेशनल में उस टाइम मेडल आया था, और उसी साल मैंने फिर दूसरे इवेंट्स भी स्टार्ट कर दिए, विच वाज 10 मीटर एयर राइफल एंड पॉइंट टू 50 मीटर। तो मैं पता नहीं 13 साल की क्या बच्ची थी उस टाइम पे, मैं 3-4 इवेंट इकट्ठे कर रही थी, अब तो बहुत मुश्किल है। बट मैंने तब से स्टार्ट किया, और मतलब एक्सप्लोर करती रही, एक्सपीरियंस करती रही कि कौन सा इवेंट मुझे ज्यादा सूट हो रहा है। सो नाउ एट द एंड मैंने सारी इवेंट्स ट्राई करके जौन सा मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, आई एम डूइंग ट्रैप। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? अगर जिसको कोई आइडिया नहीं शूटिंग का है, जैसे ऑनेस्टली मैं हूँ, और मैं जेन्युइनली बहुत क्यूरियस हूँ शूटिंग के बारे में जानने के लिए, तो अगर आपको बिल्कुल एक बेसिक सा उसका एक्सप्लेनेशन देना हो तो क्या होगा? सो ट्रैप शूटिंग एक्चुअली शॉटगन शूटिंग है। उसका मतलब एक गन जौन सी होती है 12 बोर की होती है, मतलब मोस्टली सुनी होती है पंजाब में सबने, 12 बोर दी गन है ये वो। तो 12 बोर की गन होती है, उसको शॉटगन कहते हैं। और इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, एक स्कीट, ट्रैप एंड डबल ट्रैप। सो वो डबल ट्रैप जौन सा है वो आजकल नॉन ओलंपिक इवेंट है, एंड ट्रैप एंड स्कीट आर बोथ इन ओलंपिक्स। सो करंटली आई एम डूइंग ट्रैप, बट मैंने स्टार्ट किया था डबल ट्रैप से, क्योंकि डबल ट्रैप काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रैप मतलब सिंगल शॉट है, डबल ट्रैप में आप मतलब एक बार में 2 टारगेट हिट करने होते हैं। सो दैट्स डबल ट्रैप। और मैंने मतलब जब स्टार्ट उसी से किया तो वो दिल से वो चीज नहीं निकलती। सो मैं उसको साथ साथ मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको छोड़ा नहीं मैंने। राइट। तो आई नो हमारे काफी सारे जो लिसनर्स हो गए उनके लिए भी शूटिंग एज अ कॉन्सेप्ट और एज अ गेम बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि शूटिंग के आसपास काफी एक मिसकंसेप्शन भी है काफी लोगों के पास, है ना? तो उसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें कि जो मिसकंसेप्शंस लोगों की हैं इस पूरे इसके अराउंड, तो उनके बारे में क्या होगा?
मिसकंसेप्शंस तो सबसे बड़ी ये है कि अगर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं शूटिंग कर रही हूँ, कौन सी फिल्म की कर रहे हो, ये इससे बहुत गुस्सा आता है भाई। बट ये मनु भाकर ने मतलब बहुत ज्यादा इसको मतलब ऊंचा कर दिया, इसको उठा दिया। अगर मैं कहती हूँ कि शूटिंग कर रही हूँ तो लोग आगे से कोई मतलब 10 में से एक निकलेगा कि कौन सा इवेंट करते हो, तो बहुत खुशी होती है। मतलब सो प्राउड ऑफ उन्होंने इतना मतलब हेल्प किया हम शूटर्स को। तो मतलब एक तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है। सेकेंड ये है कि ये बहुत ईजी है। इजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत मतलब स्ट्रगल चलता है इसके लिए। तो ये दो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। राइट। तो ऑफ कोर्स जैसे आप इंटरनेशनल, आप नेशनल भी बहुत सारे खेले हैं, है ना? तो जैसे हमें पता है ये स्पोर्ट्स में जो हायरार्की चलती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, है ना, बहुत ऐसे टीडियस होती है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, है ना? आपका एक ओवरऑल डे कैसे जाता है जो आपका ट्रेनिंग का डे होता है, जब आपको पता है कि कंपटीशन आने वाला है, तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है? तो जब कंपटीशन से पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मेरा दिन पूरा शूटिंग के आसपास ही घूम रहा होता है। मैं सुबह उठूंगी, जस्ट नहाया, जो भी किया, सबसे सीधा रेंज पे, बिकॉज मैं मतलब नेशनल्स वगैरह, सबसे मेन टूर्नामेंट हमारा नेशनल्स होता है। तो उससे पहले मैं दिल्ली चली जाती हूँ। दिल्ली वहाँ पर डॉक्टर कर्णी सिंह रेंज है, वहीं पर मतलब मैं प्रैक्टिस करती हूँ और वहीं पर होता है सब कुछ। तो उठते सार वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो तो आप साथ के साथ रेंज में चले जाओ, वहीं पे थोड़े फ्रूट्स ले जाओ, खाना वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे, रेंज पे ही आपका सब कुछ हो रहा है। आप मतलब अगर 9 बजे रेंज पे चले गए हो तो 1-2 बजे वापस आ रहे हो पूरा एग्जॉस्ट हो गए, और आके वही शूटिंग के आसपास थोड़ी एक्सरसाइजेस भी करनी है, क्योंकि टाइम मतलब सब कुछ पूरा दिन हमारा शूटिंग करते निकल जाता है। ग्रेट। तो जो आपके ट्रेनिंग होती है, लाइक स्पेसिफिकली ट्रेनिंग जो होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं या कैसी प्रैक्टिस होती है? एक्सरसाइजेज होती काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये शूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कितना ज़्यादा मांग रही है एक्सरसाइजेस वगैरह। तो जैसे मेरा क्या सीन था, मेरे अभी तक इंजरी हो रखी, तो मैं कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ स्ट्रेचेस भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जितना मेरी बॉडी अलाउ कर पा रही है मैं उतना थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ, हील कर रही हूँ अपने आप को, सब कुछ हो रहा है। बट बेसिक ये होता है कि आपके शोल्डर्स थोड़े स्ट्रेंथन होने चाहिए, बैक एक लेवल तक आपकी मतलब पूरी बॉडी ही स्ट्रेंथन होनी चाहिए, क्योंकि ये इवेंट ही ऐसा है, इसमें रिकॉइल लगेगा, आपकी बैक में लगेगा, आपको जर्क आएगा, आपको मतलब अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो रिकॉइल को सह सके, वही चक्कर होता है। और मतलब आपका बैक को स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके लिए कोर चाहिए। तो मतलब सारी एक्सरसाइजेज होती है, जौन से कोचेस बताते हैं, आप जिससे भी कोचिंग ले रहे हो वही बताएंगे, और जौन से भी आप मतलब ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो वही आपको बताएंगे। तो इसमें जो इंजरीज वाला पार्ट, जैसे आपने बताया, जैसे आपको इंजरी, तो कौन सी ऐसी कॉमन इंजरीज हैं जो इसमें लोगों को देखने को मिल सकती हैं? कॉमन इंजरीज मतलब सबसे बेसिक, जैसे मेरा तो सीन ही कुछ और था, मतलब अगर कोई और शूटर कर रहा है तो उनका मसल पुल हो गया, बैक में स्ट्रेन आ गया, मतलब स्पाज्म आ गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है ऑफ कोर्स, और मतलब मसल ज्यादा से ज्यादा टेयर हो सकता है। आई थिंक सो। मेरे केस में मेरा क्या हुआ था, मेरे केस में पेल्विक टिल्ट हो गया था, उसकी वजह से मेरे स्पाइन में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया था। तो उस वही चीज मेरे अभी तक ठीक नहीं होने पे आ रही है। तो वही चलता आ रहा है जी। हाँ, तो आई थिंक इस पॉडकास्ट से एटलीस्ट लोगों की जो मिसकंसेप्शन है कि काफी इजी स्पोर्ट है, वो तो ऑब्वियसली होपफुली जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनकी वो ये क्लियर हो जाएगी जी। तो जैसे हम काफी सुनते हैं कि शूटिंग जो है उसमें जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है उसका भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट? तो आप मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कंपटीशन से पहले? मेंटली तो मतलब ना हमें मतलब अगर टूर्नामेंट है हमारा स्टार्ट होने वाला है तो हमें 1 घंटे पहले अपने आप को शांत करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू लूज योर फोकस ना आप मतलब मैच अपना सारा खराब कर सकते हो, पूरी कैपेसिटी आप में। तो मतलब मोस्टली शूटर्स इंक्लूडिंग मी तो हेडफोन्स लगाए, गाने चलाए जौन से भी आपके पसंद के, और चल दो, वॉक कर दो, थोड़ी बहुत ही अपनी बॉडी को वार्म अप करो, सब कुछ करो। तो मतलब हम शूटर्स का एक ही सहारा है म्यूजिक, आई थिंक सो, जो कि हमें शांत रख पा रहा है, क्योंकि ये गेम ऐसी है, इसमें एग्रेशन भी चाहिए, और एग्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। आप मतलब अपना फोकस लूज कर दोगे, वो जौन सा जोन होता है ना जिसमें आपने शूट करना होता है वो लूज कर दोगे, तो वो कोई फायदा नहीं होता उसका। तो जब आप रेंज पे हो, जब आप अपने सामने देखा कि आपका टारगेट है, तो जब भी आप कंपटीशन में हो तो क्या वो एक सिंगल शॉट पे लाइक उसी पे होता है कि अगर ये मैंने शॉट ले लिया तो मैं कंपटीशन जीत सकती हूँ, या फिर आपके पास मल्टीपल चांसेस होते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ होता है? फॉर्मेट क्या होता है कंपटीशन का? मैं आपको बिल्कुल जैसे लेमन टर्म में समझाती हूँ। तो जौन सा मेरा इवेंट है दैट्स ट्रैप, उसमें होते हैं 125 शॉट्स का मैच होता है, तो आपका स्कोर जौन सा होता है 125 में से होता है, आपको 25-25 के 5 राउंड मिलते हैं, और
25 जॉन से आपको एक राउंड चलाना होता है, 25 शॉट चलाना, 5 स्टेशन से चलाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टेशन है। आप एक स्टेशन पे खड़ोगे, कॉल करोगे तो आपका एक स्टेशन से टारगेट निकलेगा। वो टारगेट हिट किया, उसके ऊपर आपने फायर किया, वो हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पे आओगे। सो यू हैव अ चांस, लाइक एक बार में एक टारगेट पे आप 2 बार चला सकते हो गोली, इसमें ये चीज है। फॉर द 125 शॉट्स, मतलब क्वालिफिकेशन राउंड जो सा होता है उसमें आप एक टारगेट पे 2 बार गोली चला सकते हो। और 125 शॉट है तो 125 के मतलब आपको चलाना है, बीच में से स्कोर करना है। 125 है तो 120 स्कोर करना है, मतलब सीनियर्स में तो बहुत स्कोर जाता है, 120 125 100, मतलब 25 भी मारा हुआ है लोगों ने। और कई बार किसी का अगर क्लैश हो गया, 118 मार दिया किसी ने और 118 मार दिया दोनों, तो उसका शूट ऑफ होता है। वो आपको एक टारगेट पे सिंगल शॉट चलाना होता है, तो उससे फाइनल्स होते हैं। फाइनल्स के बाद मेडल सेरेमनी वगैरह, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और एक एक टारगेट क्रूशियल होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काफी एक मतलब एक होल स्पोर्ट भी है जी, कि ये कंपटीशन में आपको ओवरऑल ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और वो डाउन टू अ सिंगल शॉट भी आ सकती है। यस एग्जैक्टली, है ना, मेरे साथ हुआ था। बिल्कुल जी, उसका कैसा एक्सपीरियंस, जैसे आप बता रहे हैं, वो जो सिंगल शॉट पे जब गेम आती है तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है पहले तो, फिर बाद में मतलब ना एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है कि काश ऐसे हो जाता, बट वो फिर काश आ गया ना बीच में, फिर उसी से लेसन सीख सकते हैं कि अगली बार ना करें, अपना बेस्ट करें। ये चीज वो एक शॉट जब आप मारने को जाते हैं, जी, वो अपना हमें वहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज कराइए, वो लेके जाइए, वो सिनेरियो कैसा होता है? सिनेरियो ये होता है कि एक तो जब आप शॉट शूट कर रहे हो, अब मेरा जौन सा प्रोसेस है, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकती, तो मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं ला सकती। मैं अगर मेरे दिमाग में शॉट शूट करने से पहले एक भी मतलब कुछ भी दिमाग ख्याल आ गया और कॉल कर दी मैंने, तो वो मतलब सारा ध्यान ना टारगेट से मेरे दिमाग पर आ जाता है। और मोस्टली सभी शूटर्स की टेक्निक यही है कि दिमाग में कुछ नहीं लाना, तभी वो गाने सुनते हैं ताकि उनका दिमाग शांत रहे, कुछ ना जाए इधर उधर के, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है शूटर्स को, अपना परफॉर्म अच्छा करना है, मेडल की टेंशन है। अगर जौन सा देखो बच्चे से बच्चा है, अगर वो टूर्नामेंट खेलने जा रहा है ना, तो वो गोल्ड मेडल जीतने ही जा रहा है, उसी उम्मीद से जा रहा है। अब सभी तो नहीं जीत सकते, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो उस प्रेशर को भी समझने के लिए हम शूटर्स को 3 से 4 साल लग जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है। ऊपर से अगर मैं अपना पूरा प्रोसेस बताऊं, तो अगर मैं शूट कर रही हूँ, मैं वहाँ पे स्टेशन पे जाके खड़ी हूँ, तो मैं डीप ब्रेथ्स लेती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ, क्योंकि हार्ट बीट भी तेज होती है। आपको हर मतलब टारगेट के बाद हर स्टेशन को चेंज करना है, तो चल रहे हो, आपकी हार्ट बीट ऑफ कोर्स इधर उधर होगी। और उसके बाद अगर आप शूट कर रहे हो तो पानी वगैरह पीना है, सब कुछ करना है अपने आप को। बस मैं तो शांत रखती हूँ, क्योंकि मैं एग्रेशन में नहीं चला सकती, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है। ऊपर से वेदर भी बहुत मैटर करता है। अगर वेदर मतलब क्लाउडी है, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, डिफरेंट टेंस यूज करना, सब कुछ होता है, तो ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रख के शूट करना होता है। ऊपर से अगर आपने कॉल की और कुछ स्टेशन में मैल फंक्शन हो गया और वो डिले होके टारगेट बाहर निकला और आपने शूट कर दिया, तो आपको बाद में चांस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सीन होते हैं, आगे 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 अंदर रूल्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो मतलब सब कुछ इतना प्रेशर एक शूटर के दिमाग पे चल रहा है, फिर भी उसको अपने आप को शांत रख के शूट करना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो मतलब शूटिंग इसीलिए चूज की मैंने कि मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सी है, बट अच्छी है जी। तो जब आप ऐसे सिचुएशन पे होते हो और आपको पता है कि लाइक दिस इज द शॉट, राइट, उसमें ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा होता है, आपका जो उसके बाद का जो लीडअप है वो कैसे होता है? कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपका शॉट करा एंड यू मतलब वो आपका शॉट उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, यू मिस द शॉट और कुछ भी हुआ, है ना, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? आपको उसके बाद क्या फीलिंग होती है? अगर मैं आपको चलो ऐसे समझाऊं कि अगर फाइनल्स चल रहे हैं, फाइनल्स होता है आपके टॉप 6 शूटर्स का होता है, टॉप 6 शूटर्स का फाइनल्स होगा, और मतलब उसी के बाद मेडल्स के मतलब होगा, अवार्ड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उसी के बाद होगी। तो जॉन से फाइनल्स है ना, तो आपको एक टारगेट पे एक ही शॉट करना है। और मैं आपको टारगेट समझा दूं, छोटा सा इतना सा टारगेट है, वो क्ले टारगेट है, आपको उसको हिट करना है, उसको फोड़ना है। हाँ. तो आपको एक ही चांस मिलेगा, वो अगर हिट हुआ नहीं हुआ तो यू जीरो, कुछ भी नहीं मिला। तो वो चीज है। और ऊपर से आपको फाइनल्स में इतना प्रेशर होता है, क्योंकि आप मतलब अगर टॉप 6 हैं तो शूटर्स मतलब काफी अच्छे होंगे, आपको उस चीज का प्रेशर, आपको हर चीज का प्रेशर है, फिर भी आपको शांत रख के अपने आप को, जो मतलब मैं तो ये कहती हूँ, इतने प्रेशर को संभाल के जो बंदा मेडल ले गया ना, उसने सब कुछ कर लिया, ये बात है। ऊपर से मुझे लगता है कि शूटर्स
बहुत ना छोटे छोटे बच्चे ही बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी छोटे बच्चे। मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे उनसे सीखना चाहिए। उन्हें छोटों को मुझसे क्या सीखना, मुझे छोटों से सीखना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को मतलब दिमाग पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, कोई उनका इतना प्रेशर नहीं होता, वो मजे से खेल रहे हैं। हम जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे सिर पे प्रेशर आते हैं, सब कुछ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, करना है, कुछ करके दिखाना है, वो तो चलता रहता है। ऑफ कोर्स। तो आपको क्या लगता है कि इसका पीछे का मेजर रीजन क्या है कि जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते या फिर जो उस सिचुएशन में ब्रेक इन कर जाते हैं, है ना, उसके पीछे का क्या थॉट रहता है? वो ब्रेक कहाँ से आता है? कई बार ना प्रेशर घर से बहुत ज्यादा मिल जाता है, बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बच्चा अगर वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, बट ऐसे मतलब अगर आप 50 बच्चों के क्लासरूम है, उसमें से एक बहुत अच्छा होगा, एक मतलब एवरेज भी होगा ना, तो मतलब अगर एक शूटर अपना बेस्ट कर रहा है तो उसको इतना प्रेशर भी नहीं मिलना चाहिए कि तुझे करना ही करना है, उसको देख इसको देख। तो मैंने ये बहुत देखा है शूटिंग में कि बच्चों को प्रेशराइज ऐसे किया जाता है। बाकी ये तो आधा हो गया, आधा बच्चे खुद भी ले लेते हैं, क्योंकि खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना है, खुद भी कुछ करके दिखाना है, वो वाली चीज का प्रेशर बहुत होता है। आपके जैसे आपने कहा कि आपके फादर की भी शूटिंग रेंज है, वो खुद एक जो इस पूरी फील्ड है उसमें खुद इन्वॉल्व है जी। तो उनकी तरफ से जो उनके जो इन्वॉल्वमेंट है उससे आपका जो सर पे प्रेशर है वो ज्यादा इंक्रीज होता है या फिर वो आपको हेल्प करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि एज अ फादर ही विल ट्राई टू हेल्प मी, ऑफ कोर्स वो करेंगे, बट कई बार ना जो चीज हमें नहीं चाहिए होती है, और जो चीज मतलब हम एज अ शूटर एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे क्या चीज चाहिए वो मुझे पता है। कई बार किसी को नहीं समझाया जाता, कई बार किसी को नहीं समझाया जाता, इसमें गलती किसी की नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी होती है। बट इसमें क्या है, माय फादर ही अंडरस्टैंड्स बिकॉज वो शूटिंग में ही है। तो मैंने तो इवेंट ही चेंज कर लिया है, तो माय फादर इज अ 10 मीटर एंड 50 मीटर्स कोच, मैं ट्रैप कर रही हूँ, तो वो इवेंट चेंज की वजह से इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं 10 मीटर भी कर रही थी तो उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो मुझे सिर्फ टेक्निक बताते थे और मुझे छोड़ देते थे। मेरे फादर ने आज तक मुझे कभी मेरे स्कोर के ऊपर नहीं डांटा, उन्होंने इतना कहा है कि अगर तुम शूट कर रहे हो तो अपना बेस्ट करो, अगर गंदा भी लगा तो मुंह मत ऐसे बनाओ, तुमने शूट किया उसको ओन करो, दैट्स इट। बिल्कुल, दैट इज अ ग्रेट एडवाइस, है ना, क्योंकि जैसे मैंने भी जैसे बताया आपको कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन, और मेरे भी पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट आई है ऐसे। माय मदर हरसेल्फ इज आल्सो इन द सेम स्पोर्ट दैट आई एम। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रेशर सम स्पोर्ट है ये, है ना, तो उसके साथ साथ आप जैसे आप कॉलेज में भी हैं, अभी एजुकेशन है आपकी, और भी चीजें होंगी इन जनरल लाइफ में, वो बैलेंस कहाँ से आता है? बैलेंस करना पड़ता है, कई चीजें मिस करनी पड़ती हैं किसी और चीज को पाने के लिए। तो स्कूल लाइफ काफी सेक्रीफाइस हुई, मैं जा नहीं पाई, मतलब इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाई। मतलब जिस एज में बच्चे एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, ये कर रहे, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। अभी भी स्कूल मतलब कॉलेज में हो गई हूँ तो इतना ज्यादा मतलब मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। ये तो कॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है उस चीज में, बट स्टिल वो जो सा होता है ना कि फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट बातें वगैरह करना, क्लासेस लगाना, कोई अगर इवेंट आ रहा है तो उसमें जाना, वो सब चीजें मेरी मिस हो रही है बस, और मुझे कोई दुख नहीं है। आपको कभी आपके दिमाग में कोई आपके जो पूरी थ्रू आउट जर्नी है ना, इसमें कभी आपके दिमाग में ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा कि क्या ये इतना वर्थ इट है? कभी ऐसा आया आपके वो जो डाउट है दिमाग में? हाँ, अभी 6 महीने पहले अभी आया मेरे, वो क्या मोमेंट था? एक्चुअली मेरा 1.5 साल हो गया ये बैक इंजरी का। हाँ. तो ये मतलब ठीक नहीं होने पे आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, लाइक मेंटली एज वेल एंड फिजिकली एज वेल। सो एक पॉइंट मतलब मेरा इतना बुरा आ गया था, मतलब इतना गंदा आ गया था कि मैंने तो कहा था कि मैं नहीं कर रही गेम, कि मैंने मतलब इतना सैक्रिफाइस कर दिया इस गेम के लिए, गेम मुझे कुछ दे नहीं रही है, तो मैं अब क्या करूं, मैं छोड़ रही हूँ। मैंने छोड़ दी थी लिटरली, सीरियसली मैंने 3-4 महीने हाथ नहीं लगाया, और ऊपर से क्योंकि मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मत खेलो अभी, तो ऑफकोर्स मुझे नहीं खेलना था। तो मुझे कहीं से सुनाता आया ऐसे कि तुम शायद सिलेक्ट हो गई हो कजाकिस्तान के लिए। मैंने कहा चल ऐसे क्या होता है, नहीं होता, मैंने माना नहीं। तो वो एक्चुअल में जब हुआ, मुझे पूरी लिस्ट आई, मेरा कि नाम था, उसके बाद मुझे हुआ कि क्या पता कि यूनिवर्स कोई मतलब साइन दे रहा हो। तो मैंने तो उसी के ऊपर डाल दिया कि यूनिवर्स ने साइन दिया है भी, अब तो करना ही पड़ेगा, क्या पता कुछ अच्छा आ जाए आगे। मतलब कुछ होता है कि होता ना मूवीज में कि बिल्कुल छोड़ दी बंदे ने गेम, उसके बाद एक मेडल आ गया, मेरा वो वाला सीन है। तो हाँ, मैंने अभी 6 महीने पहले छोड़ दी थी गेम, बिल्कुल छोड़ दी थी, बट फिर गन निकाली, उसको साफ किया, फिर से 0 से स्टार्ट किया, वो ट्रॉमा दिमाग का निकाला कि नहीं सब ठीक है, अब फिर से ऐसा कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि एक बार इंजरी हो जाना तो वो वापस रेंज पे मतलब जाने से बहुत डर लगने लग जाता है।
कि फिर से तो नहीं हो जाएगा, फिर से दर्द होगा, वो दर्द से डर लगने लग जाता है, उसको धीरे धीरे कम करना बहुत मुश्किल है। वो जो आपका पूरा प्रोसेस था गेटिंग बैक इनटू द गेम, वो कैसा था, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अभी भी वही ट्राई कर रही हूँ ऑनेस्टली मैं, बट पता है, मुझे ये चीज पता लगी है कि रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। पूरा प्रोसेस मेरी हीलिंग के ऊपर ही है। अगर मैं हील प्रॉपरली ना करूँ, अपनी बैक को प्रॉपरली ना मतलब ट्रीटमेंट दिलवाऊं और सीधा जाके मतलब फिर से स्टार्ट कर दूं, तो वही 3-4 महीने बाद फिर से वही स्टेट आ जाएगी। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको प्रॉपरली हील करूँ, अपने आपको प्रॉपर रेस्ट जितनी मेरी बॉडी मांग रही है उसको दूं, ताकि, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा बनना है ऐसे ही थोड़ा टाइम मेडल आ गए तो मतलब पता है आगे तक नहीं जाया जाता। मुझे पूरी लाइफ टाइम अपने को शूटिंग में ही रखना है। अगर ना भी गेम कर पाए ना तो मैं शूटिंग के आसपास ही रहूंगी, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी शूटिंग में निकली है। जैसे आपने कहा कि आपने इस स्पोर्ट्स से काफी कुछ सीखा है, ऐसा कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड लेसन जो आपने सीखा उस स्पोर्ट्स से, जो आप अपनी इन जनरल लाइफ में अप्लाई करते हो? यू नेवर नो हाउ अ पर्सन इज गोइंग टू अफेक्ट यू। अगर आप किसी बंदे को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, वो एंड टाइम के ऊपर आपकी हेल्प नहीं करेगा। और जौन सा बंदा मतलब जिसको आप बुलाते भी नहीं हो, सिर्फ हेलो हाय है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, मतलब ज्यादा बात नहीं हो पाती, नॉट आउट ऑफ जेलसी और समथिंग, आपकी नॉर्मल बात नहीं हो पाती क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, मैच हो रहा होता है, आप एक जोन में होते हो, आप मिलके किसी को हेलो हाय मतलब ऐसे हग नहीं कर रहे होते, तो आप सिर्फ हेलो हाय एंड दैट्स इट। वो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है आगे। तो यू कैन नेवर ट्रस्ट अ पर्सन, यू कैन नेवर जज अ पर्सन कि वो आपसे कितना मीठा होके बात कर रहा है, कितनी मतलब प्यार से बात कर रहा है, हेलो हाय नहीं, आई विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा एंड टाइम पे आके। तो मुझे शूटिंग ने एक मतलब इंसान को जज करना सिखा दिया, वो चीज काफी मतलब मेरे हेल्पफुल है मेरे लिए। अगर हम आपके शूटिंग स्पेसिफिक अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, तो कोई ऐसी आपके पूरे स्पोर्ट में, पूरी फील्ड में कोई ऐसा एरिया है या कोई स्पेसिफिक टेक्निक है जो आप चाहते हो कि आगे जाके आपकी और इम्प्रूव हो? टेक्निक नहीं कहूंगी मैं, बट मैं कहूंगी कि मुझे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में थोड़ा ध्यान देना अपने आप को। पर्सनली मुझे ऐसे फील होता है कि जब मैं रुक जाती हूँ इंजरी की वजह से, हर साल मेरे साथ ऐसे होता है, क्योंकि मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो रुक जाती हूँ ना, बाकी बच्चे नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं, और मुझे वो चीज एज अ गिल्ट फील होता है। तो मुझे वो डिसिप्लिन चाहिए, जैसे अंकित बहन जॉन से हैं, आपने सुना होगा, राम जी सारियानी, उनका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे और कुछ नहीं। टेक्निक सभी को आती है, टेक्निक सभी कोचेस बताते हैं, टेक्निक हर एक अगर शूटिंग कर रहा है ना शूटर, तो उसको टेक्निक पता है, बट हमेशा जैसे लैक कर जाते हैं तो वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे लैक करते हैं। अगेन जैसे अगर मैं कोई आपको शूटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, काफी लोगों को लगता है कि शूटिंग में जो एंट्री पॉइंट है इक्विपमेंट्स का, वो ही काफी प्राइसियर पॉइंट्स पे आता है या काफी एक्सपेंसिव पॉइंट पे आता है, तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है? मैं उसको मना नहीं करूंगी जी, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, बट और भी रूट्स हैं, आप रेंट पे ले सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद नेशनल क्वालिफाई करने तक की हिम्मत रखनी चाहिए आपको, कि अगर आप रेंट वाला वेपन यूज कर रहे हो, थोड़ा प्राइसी तो है ये इवेंट, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी, सबसे मतलब सारे इवेंट्स में से, शूटिंग में से ये सबसे प्राइसी है, बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो थोड़ा इन्वेस्ट करने से अगर आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई एथलीट है वो इसमें एंट्री लेना चाहे तो क्या रूट दोगे उसको? आई ऑलवेज रिकमेंड 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर से ही आपका बेस बनता है। अब मैं खुद 10 मीटर शूटर हूँ, मैं क्यों नहीं किसी को ऐसे भला करूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि आप 10 मीटर से सीखो, आपको मतलब ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको ब्रीदिंग टेक्निक सीखने को मिलती है 10 मीटर से, आपको स्टांस पता चलता है कैसे करना है, आपको प्रेशर कंट्रोल करना आता है, क्योंकि आप शूटिंग अगर नॉर्मल बेस से कर रहे हो, बेस बना रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बाद में इफ यू कैन मतलब डू फाइनेंशियली दिस गेम, आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, सभी मतलब 10 मीटर से ही आते हैं, तो आई रेकमेंड 10 मीटर ही स्टार्ट करो, एयर राइफल और एयर पिस्टल, इट्स अप टू यू। जैसे आप कजाकिस्तान गए, आप और भी जो कंट्रीज है वहां गए हैं, है ना, जब आप वहां जाके आपने इंडिया का जो फ्लैग है अपने ऊपर लगाया होता है, तो वो फीलिंग कैसे होती है कि आप फॉरेन देश में जाके अपने जो नेशन का फ्लैग है वो बेयर कर रहे हैं, वो फीलिंग कैसे होती है आपके लिए? वो फीलिंग एक एथलीट के लिए ना सबसे बड़ी फीलिंग होती है। आप खुद स्पोर्ट्समैन, आपको पता होगा, मतलब जब एक बच्चा स्टार्ट करता है ना गेम, कोई भी स्पोर्ट,
उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि मुझे इंडिया की जर्सी डालनी है, मुझे इंडिया का फ्लैग पकड़ना है, उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। और वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बताया भी नहीं जा सकता, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती वो कैसा है। इस जर्सी के लिए मैंने इतनी मेहनत की और मुझे ये जर्सी आज पहनने को मिल रही है, तो वो एक्सपीरियंस अब आप खुद सोचो कैसा होगा। और मतलब देखा जाए तो अगर फ्लैग को ऐसे डाल रहे हैं ऊपर, मेडल खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ, तो मतलब वो इतना अच्छा लगता है ना, इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं समझा भी नहीं सकती आप, थोड़ा सा ज्यादा बस। जी। गेम को छोड़ के आपका ओवरऑल स्पोर्ट्स ने जो आपको ट्रैवल का इतना अपॉर्चुनिटी दिया, वो कैसे रही? आपकी फेवरेट सिटी या कंट्री कौन सी रही है अब तक विजिट करने के लिए जो आपने गए थे? स्पोर्ट्स ने एक्चुअली मुझे अभी तक तो सब कुछ दिया है, क्योंकि बचपन से ही स्पोर्ट्स में हूँ, इसी ने सब कुछ सिखाया भी है, सब कुछ दिया भी है। सो इतनी कंट्रीज, इतनी स्टेट्स, इंडिया ही बहुत घूम लिया मैंने। अगर मैं कंट्री कहूंगी ना तो कंट्री तो सभी इंडिया जैसी है ऑनेस्टली। इंडिया की अगर थोड़ा सा डेवलप लगा लो ज्यादा से ज्यादा, और कोई डिफरेंस नहीं है, सभी सेम ही है। बट आई रिकमेंड कि केरला जैसी जगह मैंने नहीं देखी। साउथ में इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी हरियाली है, इतना अच्छा मौसम है। इंडिया में इतना अच्छा मौसम है, बाहर का मैं क्यों कहीं तारीफ करूं। जी। तो जैसे आपने कहा कि एक इतना ज्यादा प्रेशर होता है एक शूटर पे, है ना? जब आपके कोई सेटबैक आता है या कोई फेलियर आता है, उसको कैसे आप डील करते हैं? उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? कोई अगर नया शूटर कोई गेम में आ रहा है ना, उसको आप कैसे उस फेलियर को हैंडल करना सिखाएंगे? फेलियर को हैंडल करना मैं ऐसे ही सिखा पाऊंगी कि आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि कई बार बिल्कुल एंड मोमेंट पे आकर गिव अप कर देते हो जब आपकी सक्सेस बिल्कुल आपके सामने खड़ी होती है। मैंने भी अपने दिमाग में यही डाला। मेरा मत देखो, मैंने 4-5 साल के वो स्ट्रगल के बाद जाके सोचा था ऐसा कुछ, वो भी थोड़े टेम्परेरी के लिए, टाइम के लिए, कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ 1.5 साल का, बट मैंने वो भी नहीं किया। मैं अभी कंटिन्यू ही करूंगी। बट पता स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं, इतनी मेहनत की, मैंने इतना पैसा लगाया, मेरा तो मेडल भी नहीं आया, मैं नहीं कर रहा गेम। ऐसे नहीं होता, बहुत जोर लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत अपना दिमाग खराब करना पड़ता है इस गेम के लिए। तो आपको मेहनत, अगर जितना टाइम मेहनत करोगे, 4-5 साल अगर आप मेहनत करोगे, तो बाद में जाके 4-5 साल आपको सक्सेस भी तो मिलेगी। वो बच्चे नहीं देखते, वो स्टार्टिंग में ही छोड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चों की भी गलती है। बाकी मैं यही कहूंगी कि मतलब एंड टाइम पे आके गिव अप मत किया करो, एक बार कोशिश तो करो, 2-4 साल दो तो सी गेम को। जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल लाइक जब से आप बच्ची थी तब से आपने इस स्पोर्ट के आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है ना? तो ओवरऑल जैसे हमारे जो कंट्री के यूथ हैं या जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस में आपको क्या लगता है कि कितनी, कैसे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? मुझे लगता है स्पोर्ट्स ना एक नेसेसिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल्स में ना मतलब इतनी सिटिंग होती है बच्चों की, उनके ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उनको, बॉडी के ऊपर, उनके फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि एक ही जगह पर आप बैठे हो, एक ही जगह पर आप पढ़ी जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो चाहिए। आजकल बाहर खेलने वाला माहौल भी नहीं है। अगर हम हमारे पेरेंट्स के जमाने की बात करें तो वो लोग बाहर चले जाते, स्कूल के बाद आकर खेल लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो ठीक था। बट आजकल आप स्कूल से आ रहे हो सीधा ट्यूशन से जा रहे हो सीधा कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करने के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है हमारे गेम में। कईयों की तो जिंदगी ही स्पोर्ट्स के ऊपर बनती है। अगर आप देखो, अगर कोई मतलब 2-4 तो मैंने ही देखे हैं। भोपाल में मेरी फ्रेंड है, वो शी डज नॉट बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट इस स्पोर्ट ने उसे इतना अच्छा मतलब मौका दिया। शी हैज बीन शूटिंग वंडरफुली, लाइक उन्होंने इतना अच्छा दिया, सरकार ने उनको इतने मतलब अपॉर्चुनिटीज दी। शी इज प्लेइंग इंटरनेशनली नाउ। तो एक पूरी जिंदगी बदल देने की मतलब कैपेबिलिटी है स्पोर्ट्स में, तो क्यों ना की जाए ना? क्या पता किसके अंदर वो हो, अचीवमेंट करने का ड्रीम हो या अंदर बैठा हो, कुछ तो बाहर आएगा। आपसे लाइक व्हाट मेक्स अ शूटिंग रेंज, लाइक उसको उसमें ऐसी कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो एक शूटिंग रेंज को एक टॉप नॉच वर्ल्ड लेवल की शूटिंग रेंज बना सकते हैं? देखा जाए अभी तो मतलब मैंने जैसे 2 नाम लिए, भोपाल शूटिंग रेंज का और KSSR का, बहुत अच्छी रेंजेस हैं। हर एक इवेंट की रेंज वहाँ पे बनी हुई, 50 मीटर, 25 मीटर, हमारी ट्रैप की 10 मीटर की, सभी रेंजेस हैं वहाँ पर। हॉस्टल्स अवेलेबल है, अगर बच्चे को दूर लग रहा है तो हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस करे। तो मतलब वर्ल्ड क्लास रेंजेस तो हैं। और शूटिंग को और अच्छा मतलब दिखाने के लिए इंडिया में और ग्लोबली मतलब इसको शो करने के लिए अब इंडिया शूटिंग लीग भी हो रही है।
आईपीएल के जैसे, सभी के जैसे, मतलब क्रिकेट इतना ज्यादा फेमस है, शूटिंग बिल्कुल। क्यों ना हो, तो उसके लिए अब लीग करवा रहे हैं। तो मतलब होपफुली आने वाले 5 सालों में तो शूटिंग कहाँ से कहाँ होने वाली है, ये तो मैं बता सकती हूँ आपको। मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल। अब जैसे आपने ट्रेडिशनल आर्ट स्टडी करी हुई है, आपने शूटिंग ऑफ कोर्स आप करते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग, है ना, तो उसमें ऑफ कोर्स काफी ये विजुअल स्पोर्ट्स है जी, है ना, तो जैसे आपके ग्लासेस हैं, तो जी। कहाँ पे एक जो ऑब्स्टेकल है वो कहाँ बनते हैं इससे? एक हल्का सा होता है, क्योंकि मेरा नंबर काफी ज्यादा है, मेरा एंगल वगैरह डिफरेंट है सब कुछ, और एंगल हर 6 महीने बाद बदल जाता है। अच्छा। तो वो हर चीज थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत करता है, क्योंकि मतलब अब चश्मा मोटा काफी हो गया। आप ये देखो, अगर मोटा चश्मा आप यूज कर रहे हो, आगे आपके एक लेंस लगा होता है। मेरा जैसे जॉन से मैं ग्लासेस यूज करती हूँ शूटिंग में, तो एक लेंस लगे, ऐसे ही ग्लासेस अंदर लगे हुए हैं। तो जब मैं शूट कर रही हूँ और मैंने अपनी चिक यहाँ पर रख दी, तो मेरा आंख नीचे जाएगी ना, उसके साथ ग्लास भी नीचे जा रहा है, तो मुझे अब यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से मुझे क्या दिखेगा आप ये खुद सोचो। तो मुझे हल्का सा इसमें दिक्कत आती है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ऑलमोस्ट 10-11 नंबर भी है तो आप कर सकते हो गेम, ऐसे कोई रुकावट नहीं आपके लिए। पर ऑफ कोर्स एक थोड़ा जिनका विजन परफेक्ट है जी, है ना, उनको थोड़ा एडवांटेज रहता है, थोड़ा सा। हाँ, राइट। तो जैसे आपने ऑफ कोर्स जो पिछले ओलंपिक्स थे वो आपने ऑफ कोर्स फॉलो करे होंगे, जी, जी, है ना, तो उसमें जैसे ऑफ कोर्स हमारी शूटिंग में इस बार बहुत अच्छा करा है, जी, जी, है ना, आई थिंक हिस्टोरिकली सबसे अच्छा हमने इस बार के ओलंपिक्स में करा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जब आप देख रहे थे ओलंपिक्स को? मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना, इतना प्राउड लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि अब एक मोटिवेशन होती है ना एक शूटर को जॉन से मिलती है, वो इन्हीं चीजों से मिलती है, कि अपने किसी सीनियर को ऐसे मेडल जीता हुआ देख के, कि अगर उन्होंने जीता है तो मैं क्यों नहीं। वो चीज मतलब एक एज अ हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप जो भी हो आप कर सकते हो, तो यही चीज होनी चाहिए कि उनको देख के rather than being jealous, आप उनसे मोटिवेट हो, उनको एडमायर करो कि अगर मनु भाकर दीदी ने मेडल जीता है तो नेक्स्ट टाइम हम भी जीतेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ जीतेंगे। तो ये मुझे लगता है कि मेरी तो सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी इस ओलंपिक्स में। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि हमने ऐसे आपकी पूरी अभी जर्नी सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, है ना, तो इस पूरी जर्नी जो पूरी जर्नी थी, इसमें आपके अफकोर्स आपके फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। जी, जी। उनके अलावा आपको कौन ऐसी कोई पर्सन या कोई ऐसी पीस ऑफ मीडिया जिसने आपको इंस्पायर करा है कि आप गिव अप ना करें और आप मतलब कंसिस्टेंट रहें? पीस ऑफ मीडिया किस सेंस में आप कह रहे हो? पीस ऑफ मीडिया फॉर एग्जांपल कोई बुक, मूवी, कुछ भी। मूवी आपने दंगल देखी है? बिल्कुल। दंगल सभी ने देखी है। हाँ। एक टाइम पे के मेरे लिए वो ट्रॉमा बन चुकी थी। हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ उससे काफी ज्यादा रिलेट हो रही थी। माय फादर बीइंग माय कोच, उनके फादर उनके कोच, तो वो चीज मैं और मेरे फादर इतना ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे ना, और इतना मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं भी कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझे उससे मोटिवेशन भी मिली कि हर किसी का टाइम डिफरेंट होता है, हर किसी की टाइमलाइन डिफरेंट होती है। अब मैं गेम तो कब से कर रही हूँ, बचपन से, अब बट मुझे अपना इवेंट बाद में आके मिला है ना। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 साल में ही ऐसे ओलंपिक्स खेल जाऊँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। मेरा टाइम डिफरेंट है, दूसरे बच्चे जॉन से उनका टाइम डिफरेंट है, तो मैं अपने आप को उसी के ऊपर कोसी जाऊँ, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि दंगल ने मुझे ट्रॉमा भी बहुत दिया है, मोटिवेशन भी बहुत दिया है। आप नया प्लेयर आता है, आप देखते हो आपके एकेडमी में भी कोई नए प्लेयर्स आते होंगे, है ना, ऐसा कौन से ट्रेड्स हैं जो एक प्लेयर, जो एक इंडिविजुअल में होता है एज अ पर्सन, जो जब आप उनको नोटिस कर रहे हैं आपको पता चल रहा है कि ये एक अच्छा शूटर बन सकता है? एक अच्छे शूटर में ऐसे कौन से ट्रेड्स होते हैं जो आपको दिखते हैं? एक अच्छा शूटर ना हमेशा मतलब खुश रहता है, दुखी नहीं होता। शूटिंग गेम ऐसी है, अगर मैं आपको 10 मीटर के अकॉर्डिंग समझाऊं, 10 मीटर में आपका 10 में से स्कोर होता है। तो इफ यू शूट 10.9 दैट्स द बेस्ट। 9.9 थोड़ा सा खराब हो गया, 8, 7 तो खराब होते जा रहे हैं। सो 10.9 इज द बेस्ट, एंड 9.9 बीइंग फॉर अ प्रोफेशनल शूटर लाइक नॉट अ गुड शॉट। अब ये समझ लो, अगर बच्चों के 9 लग गया, 8 लग गया, कार्ड उठाया, डस्टबिन डाल दिया, घर वालों को नहीं दिखाना है वो चीज। तो मुझे वो चीज थोड़ी बुरी लगती है कि आप अपने आप को ही एज अ चोरी अपने आप से ही कर रहे हो और किसी से नहीं कर रहे। कई बच्चे होते हैं इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने ज्यादा, मतलब उनको कोई ऐसे दिक्कत नहीं, पापा डांट रहे हैं मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा तो करेंगे ना, उनका वो है, तो जन्म से अधिकार है पेरेंट्स का डांटना बच्चों को। तो अगर बच्चा डांट खा रहा है, हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे के लिए, तो मुझे वो बहुत अच्छा ट्रेट लगता है एक शूटर में। बहुत 100 में से 2 या 3 बच्चे मिलेंगे आपको ऐसे, क्योंकि सभी बहुत ड्रेन हो चुके हैं, बहुत पढ़ के ना इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनको और गालियां नहीं खानी, वो चीज हो रखी है। बहुत कम शूटर्स ऐसे बचे हैं। कृष्णा,
I think we are at the end of our podcast. आप लास्ट क्वेश्चन, आप अब आगे क्या प्लान है आपका? क्या अब आगे आप कहाँ देखती है अपने आप को? मैं अपने आप को अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करके अच्छा करके और बेटर करना चाहूंगी। अपने आप को मैं आने वाले 2-3 सालों में तो प्रॉपरली और अच्छे टूर्नामेंट्स खेलते और मेडल्स जीतते हुए देखना चाहूंगी। बट ये एक ही दिन में तो होने नहीं वाला। कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और मैं अपने आप को कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर काम करूं, इसको अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर पाऊं, और फिर से हम आपके पास। Huge all the best Thank you for so your much. nationals. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Krishika. We are, like I said, I'm saying it again, we are honored to have you. Thank you so much. You are our first video podcast, and honestly, I don't think it could have been any better, right? Thank you so I hope much. you had fun as well. I did. Yeah. As you know, हमारा ये podcast हम इनिशियली हर साल कोई एक स्पोर्ट्स के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं, Okay. क्योंकि हमारा एक मेजर इवेंट आता है साइक्लोथॉन, Okay. विच इज ट्राई सिटीज बिगेस्ट साइकिल मैराथन, हाँ, okay. राइट? तो जैसे हम एज अ क्लब भी बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं कि स्पोर्ट्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम बहुत उसको लाइक प्रमोट करें, है ना? तो उसके बारे में आप इस कैमरा में देख के आप एक स्पोर्ट्स के बारे में अगर मैसेज देना चाहें जी। वो क्या होगा? बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि नेवर गिव अप। इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इवन इफ यू आर हर्टिंग, इवन इफ योर लेग इज पेनिंग, जस्ट गो थ्रू इट। चला दो, साइकिल चला रहे हो साइकिल चला लो, अगर रनिंग कर रहे हो भाग लो थोड़ा सा, बट डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ध्यान दो, और छोड़ो मत अपनी गेम को। दैट्स इट। Thank you, Krishika. And thank you to our listeners. You are listening to Frequency 3080. This is your host, Rotractor Garg Khosla, signing off. Thank you.